गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाचन के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? पाचन के बारे में सीखेंगे। इधर देखिए, मैंने पाचन सिस्टम आपके सामने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो में बनाने में टाइम लगता है। तो आइए देखते हैं पाचन के बारे में। डाइजेशन का मतलब होता है भाई पाचन, और यहाँ पे लिखा गया सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र किसे कहते हैं या क्यों होता है, ये देखिए। सबसे पहले आप देखिए, जो फूड होता है, जो फूड यानी भोजन, ठीक है, तो हम लोगों के लिए जीवन जीने के लिए सबसे नेसेसरी होता है भाई फूड, क्योंकि फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फिर हमारी बॉडी अपना सुचारू रूप से काम करती है। तो इस भोजन को जो हम लोग फूड पार्टिकल लेते हैं, तो डायरेक्ट फूड पार्टिकल हमारी कोशिकाओं को एनर्जी सप्लाई नहीं करता है। डायरेक्ट जो भोजन हम लोग लेते हैं, वो उस भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं, वह पोषक तत्व हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो उस पोषक तत्व को निकालने के लिए, यानी भोजन से पोषक तत्व को अलग करने के लिए जो हमारे बॉडी में तंत्र होता है, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? उसी को पाचन तंत्र कहेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर लिखा गया ये फूड, तो फूड में हम लोग क्या लेते हैं? तो फूड में जैसे मैं कह दूँ, आपने ब्रेड ले लिया, क्या ले लिया? जैसे ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड है। इसके बाद मैं कह दूँ वाटर है, इसके बाद मैं कह दूँ राइस है। तो ब्रेड, वाटर और राइस, इन तीनों चीज़ों को जब हम लोग लेते हैं तो फूड के रूप में, किस रूप में लेंगे? फूड के रूप में। तो यह फूड के पार्ट, जो फूड होता है, यह मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं बृहद अणु। बृहद अणु का मतलब ये होता है कि ये बड़े अणु होते हैं। और जबकि हमारी बॉडी, ये जो हमारी बॉडी है, ये किससे बनी है? यह माइक्रोस्कोपिक सेल से बनी है। किससे बनी है? माइक्रोस्कोपिक सेल से बनी है। और इस सेल की जो मेजरमेंट होती, माप होती है, वह 0.2 माइक्रोन होती है। कितना होती है? 0.2। अब इतने बड़े रोटी, और मैं कह दूँ इतने बड़े राइस को, और मैं कह दूँ वाटर को, जो वाटर हम लोग लेते हैं, तो इन सभी लोगों को अगर इस सेल के अंदर डालना होगा, कि ये 0.2 की सेल है, इस सेल के अंदर डालना होगा, तो सीधी सी बात है, इस बड़े मॉलिक्यूल को हमें तोड़ करके, काट करके, जैसे इसे कट करके छोटा करना पड़ेगा। तो जब ये मॉलिक्यूल इस 0.2 के सेल से छोटा हो जाएगा, तब ये सेल इसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। और वह पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाया गया जो भोजन होता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं, उस भोजन के बड़े दाल सब्जी चावल रोटी जो भी लेते हैं, उस दाल चावल सब्जी रोटी कभी भी कोशिका नहीं लेगी। कोशिका के अंदर इतने बड़े, जैसे मैं कह दूँ राइस हो गया, ब्रेड हो गया, ये ब्रेड और राइस कोशिका के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोशिका 0.2 से बना हुआ है, इस माइक्रोन का होता है, इतनी छोटी साइज़ की होती है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो हमारे बड़े फूड पार्टिकल होते हैं, जो बड़े भोजन के कण होते हैं, उन कण को इस कोशिकाओं से भी छोटा कण बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे बॉडी के अंदर पाचन तंत्र होता है, और यह पाचन तंत्र उसे फिजिकली और केमिकली, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से भोजन को तोड़ करके वह छोटे छोटे कण में अलग बना देता है। और उसके बाद रासायनिक हमारे बॉडी में बनते हैं, वो रसायन इन्हें तोड़ करके इनके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं उनको निकालते हैं, और फिर हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग भाई पाचन बोलते हैं। मतलब ये हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ब्रेक डाउन इन सिंपल सबस्टेंस आर कॉल्ड एज डाइजेशन। मतलब एक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। क्या कहेंगे? पाचन कहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो हम लोग भोजन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा फूड। और फूड क्या है? एक जटिल पदार्थ है। क्या है? एक जटिल पदार्थ है। और इस जटिल पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? डाइजेशन, या इसी को कह देंगे ब्रेक डाउन। क्या करेंगे? ब्रेक डाउन, यानी इसे तोड़ेंगे, और तोड़ देंगे तो ये किस में हो जाएगा? सिंपल पदार्थ में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सिंपल मॉलिक्यूल में हो जाएगा। अब ये जो बड़ा फूड पार्टिकल हमारा है, यह टूट करके छोटे छोटे कण में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हमारी जो सेल होगी,
वह सेल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित कर लेगी। अच्छा, तो इन्हें तोड़ करके इनके अंदर के पोषक तत्व को निकाला जाता है। तो जो हम लोग भोजन लेते हैं तो उस भोजन के अंदर 3 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो 3 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे हमारा प्रोटीन होता है, और तीसरे नंबर पे फैट होता है। क्या होता है, फैट। तो भोजन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि भोजन के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो 3 तरह के पोषक तत्व हमारे फूड पार्टिकल में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। ये 3 तरह के पोषक तत्व भोजन में होते हैं। तो यही लोग हमारी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इस फिगर को देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया जैसे बकल कैविटी, इसमें फूड अगर लिया जाता है तो फूड यहाँ से क्या होता है, सीधे आमाशय में चला जाता है। तो देखिए मैंने लिखा आमाशय। आमाशय के बाद यहाँ से ये फूड पार्टिकल किस में आता है, यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है तो ये चला कहाँ जाता है, देखेंगे यहाँ पे आके जुड़ा है। और इस रंगीन जो कलर रेड कलर से बनाया गया है जो इमेज है, इसका नाम है, इधर देखिए मैंने लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन है। बड़ी आंत में चला गया, और बड़ी आंत क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बाई रेक्टम है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है रेक्टम, और इस रेक्टम से आउट ऑफ बॉडी कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में भोजन का पाचन होता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट अपने आप में कह सकते हैं कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। फूड के अंदर जो तत्व है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं कह दूँ कि आप राइस लेते हो, राइस लेते हैं तो राइस में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। अब ये स्टार्च मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। और इस मंड है क्या, कैसे प्रूव करें कि बड़ा है, तो स्टार्च किस कैटेगरी का है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स है। क्या है, पॉलीसेकेराइड्स के कैटेगरी के अंदर आने वाला कार्बोहाइड्रेट है। और यह स्टार्च छोटे छोटे ग्लूकोज से मिल करके ग्लूकोज की एक बहुत बड़ी चैन होती है। ग्लूकोज की, किसकी होती है, ग्लूकोज की। अब इस ग्लूकोज के चैन को हम लोग बोलते हैं कि यह स्टार्च है, यानी पॉलीसेकेराइड्स के अंतर्गत आता है। तो इतनी बड़ी चैन को कभी भी कोई सेल अवशोषित नहीं कर पाएगी। ये हमारा हो गया सेल। तो ये जो ग्लूकोज है, स्टार्च है, तो स्टार्च कभी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि स्टार्च अपने आप में बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इस स्टार्च को हम लोगों को ब्रेक डाउन तोड़ना पड़ेगा। तो इस स्टार्च को जब तोड़ेंगे तो ग्लूकोज अलग हो जाएगा। ग्लूकोज को कहा जाता है कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सबसे सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसको और भी तोड़ करके छोटा नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम ग्लूकोज के फॉर्म में कोशिकाएं हमारी क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं। तो इसे हमें तोड़ करके सारे ग्लूकोज को अलग करना पड़ेगा, और प्रत्येक ग्लूकोज हमारे सेल क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना पड़ेगा। अगले नंबर पे लिखा है प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन जो होता है यह एमाइनो एसिड जो होती हैं, यह क्या होती हैं, जो एमाइनो एसिड होती हैं, एक मिनट, जो एमाइनो एसिड होती हैं या एमिनो एसिड बोलते हैं। तो इस एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे कण मिल करके बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यह एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे कण से मिल करके बना होता है। बात समझ पा रहे हैं। जो हमारे, जैसे मैंने कह दूं स्टार्च ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो एमिनो एसिड जो यानी प्रोटीन है, या एमिनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। तो इस प्रोटीन को तोड़ करके हमें एमिनो एसिड से अलग करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हमारे सेल एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरीके से जो फैट यानी वसा है, ये वसा किसका बना होता है, तो यह एक ग्लिसरॉल होता है। और ग्लिसरॉल से जब 3 फैटी एसिड जो होते हैं, ये 3 फैटी एसिड जब इस ग्लिसरॉल से जुड़ जाएंगे तो फैट का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये भी बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इसे भी कभी भी सेल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसको भी ब्रेक डाउन करके ग्लिसरॉल को अलग करना पड़ेगा, फैटी एसिड्स को अलग करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी बॉडी को जो सेल होंगे, जो बॉडी की सेल हैं, वो इसे एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा देखिए, जो सेल का आउटर बाउंड्री होता है वह फैटी एसिड यानी इधर देखिए लिपिड से बना होता है। किससे बना होता है, फैटी एसिड यानी लिपिड से बना होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वह प्रोटीन की बनी होती हैं,
और तो कोशिकाओं को एनर्जी कौन सप्लाई करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इस तरह से प्रूफ होता है कि हमारे बॉडी को ये 3 एलिमेंट बहुत नेसेसरी हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाएगा तो प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में अगर अधिक होगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वो मसल्स मॉडिफाइड होंगे, प्रिपेयर होंगे। और जो वसा है तो यह सेल की आउटर बाउंड्री को बनाता है। तो इस तरह से तीनों तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें बात करना है, ये हो गया भाई पाचन इसीलिए ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे पाचन तंत्र पे। ठीक है, अब समझ गए होंगे पाचन क्यों और कैसे होता है, क्यों ज़रूरी है। तो अब देखिए पाचन तंत्र, तो इस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। मतलब पाचन करने के लिए छोटे छोटे अंगों का एक समूह पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। तो आइए देखते हैं। तो पाचन तंत्र जो हमारा होता है, पाचन तंत्र में सबसे पहले जानेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। इसे बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है? 10 मीटर। तो हमारा जो पाचन तंत्र है यह एक पाइप की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जैसे मैं कह दूं यह हमारा एक पाइप हो गया। इसी पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पाइप को हम लोग बोलेंगे कि यह एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल है। अब पाइप के ऊपरी हिस्सा क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे माउथ, और नीचे वाले हिस्सा को बोलेंगे एनस। क्या बोलेंगे? एनस। अब देखिए, अब इसी को पूरा इसे क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे आहार नाल। क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। और इसी की लंबाई कितनी होती है? यहाँ से अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब समझिए बात को। तो यही जो पाइप यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब इस पाइप की खासियत ये होती है कि यह जो पाइप है, यह पाइप कहीं पे ऐसे मुड़ करके मोटी हो जाती है, और कहीं ये पाइप ऐसे मुड़ करके पतली हो जाती है। इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से हमारा पाचन तंत्र का डेवलपमेंट होता है। तो सीधे कहा जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर माउथ से लेकर के एनस तक एक स्ट्रेट पाइप होती है, एक सीधी नली होती है। उस नली को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और उस हिंदी में आहार नाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मानव की बात कर रहे हैं। और यह जो नली होती है कहीं पर पतली होती है, कहीं पर चौड़ी होती है, तो कहीं मुड़ी हुई होती है। इसकी वजह से इसका अलग अलग नाम होता है। तो सीधे बताएंगे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हिंदी में आहार नाल बोलते हैं। ये 8 से 10 मीटर लंबा होता है। इसके ऊपरी वाले भाग को माउथ बोलते हैं, नीचे वाले भाग को एनस बोलते हैं, जिसे गुदा बोलते हैं। और यह पाइप देखिए किस तरह से मुड़ा हुआ है, इस तरह से। तो इस तरह से इसका अलग अलग नाम होता है। अब इस पाइप को इस पे देखिए, इस पाइप को इस पे देखिए। यहाँ पर ये एक पाइप है और ये कहाँ तक आया है? यहाँ पर रेक्टम यानी एनस तक आया है। इसके आखिरी पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? एनस बोलेंगे। तो ये पाइप देखिए, यहाँ से पतला है, यहाँ फिर मोटा हो गया, फिर पतला हो गया है, फिर यहाँ देखेंगे मोटा हो गया, फिर पतला हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पाइप है इसी को हम लोग बोलते हैं आहार नाल है। और ये आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है। मैं इनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या, मैंने यहाँ बताया था माउथ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बकल कैविटी, यानी जो ओपनिंग होता है या जो ओपनिंग है इसे हम लोग बोलेंगे माउथ। क्या बोलेंगे? माउथ। माउथ बोलेंगे यानी मुख बोलते हैं। और इसके अंदर जो खाली जगह होता है, माउथ के अंदर जो खाली जगह होता है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी। और बकल कैविटी को हिंदी में मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। तो सबसे पहले हम लोग माउथ से भोजन को जब लेते हैं तो उसे मुख गुहा में रख करके उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं? पीसते हैं। इसके बाद हमारा भोजन पीसने के बाद एक पतली पाइप होती है जिसे हम लोग बोलते हैं आसोफैगस। आसोफैगस को हिंदी में ग्रास नली बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। भोजन को ले जाने वाली नली को क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, उसी को आसोफेगस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फूड होता है, जैसे मैं कह दूँ ये हमारा, जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ कि फूड है, इस ट्रे के अंदर, रुक जाइए, ये हमारा एक ट्रे है और इसके अंदर ये जो फूड यहाँ पे रखा गया है, क्या रखा गया है? ये फूड है। अब इस फूड को जैसे इस माउथ में डालेंगे तो माउथ से हम, वह ओपनिंग होता है, मतलब वह छिद्र होता है जिससे हम भोजन को अंदर इंटर करवाते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो इस माउथ के सहारे से हम भोजन को इंगेस्टेड करते हैं
अंतर्ग्रहण करते हैं। इसका होगा इंगेस्टेड का हिंदी होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कर लिए। अंतर्ग्रहण करने के बाद इस माउथ के अंदर जो खाली जगह होता है उसे हम लोग बोलते हैं बगल कैविटी। उस बगल कैविटी के अंदर एक नीचे प्लेट होता है जो मसल्स का पूर्ण रूप से बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टंग। क्या बोलेंगे? टंग बोलेंगे। अब उस टंग के ऊपर रख करके दो जबड़े होते हैं, एक लोअर जबड़ा होता है, एक अपर जबड़ा होता है, यानी एक निचला होता है एक ऊपर होता है, और उस जबड़े में लगे होते हैं दांत। उनसे हम क्या करते हैं? भोजन को फिजिकली क्या करते हैं? तोड़ते हैं। भौतिक रूप से क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और जब हम भोजन को पूर्ण रूप से तोड़ करके, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड, और इस सलाइवरी ग्लैंड से एक तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं सलाइवा, या हिंदी में बोलते हैं लार। उस लार को भोजन में मिला करके हम लोग नीचे की तरफ निगल लेते हैं। अगर लार अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन में नहीं रहेगा तो वह जो भोजन होता है हमारे आसोफेगस ग्रास नली में मतलब फंसने लगता है, जिसके कारण खांसी आती है या फिर पानी पीना पड़ता है, फिर जाता है। तो लार मिला करके भोजन में लार को मिला करके हम लोग आसोफेगस से नीचे की तरफ लाते हैं। अब इस पाइप के सहारे से देखिए नीचे एक थैले की तरह संरचना है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टमक, या हिंदी में बोलते हैं आमाशय। क्या बोलेंगे? आमाशय बोलेंगे। तो यहाँ से भोजन हमारा कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ से जो हमारा फूड पार्टिकल हमने यहाँ पे जो लिया था, यह फूड पार्टिकल हमारा कहाँ चला जाएगा? ये फूड पार्टिकल हमारा आमाशय में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? आमाशय में। इसे स्टमक बोलते हैं। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितना रहता है? 4 घंटे तक रहता है। इसका डिटेल वीडियो हम मतलब अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर से ये जानिए कि भोजन आमाशय में आ गया, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पे फूड पार्टिकल हमारा क्या हुआ? यहाँ फूड पार्टिकल हमारा आमाशय में आ गया। ठीक है। अब फूड पार्टिकल जब आमाशय में आता है तो आमाशय के अंदर HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, और इसमें पेप्सिन एंजाइम, इसकी दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, और उस ग्लैंड्स में अलग अलग सेल होती हैं, उन सेल से एंजाइम निकलता है। तो सारे एंजाइम इस भोजन को 4 घंटे के अंदर इस भोजन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करके स्मूथली कर देते हैं। और इसके बाद ये जो बाहर आई है संरचना, इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से यह हमारा चला जाता है किसमें? यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और यहाँ से फिर चला जाएगा बड़ी आंत में। अच्छा, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के सुने होंगे कि छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो पाचन करने के लिए इधर देखिए कैप लाइक जो स्ट्रक्चर लगा, इसे हम लोग बोलते हैं लीवर। क्या बोलेंगे? लीवर बोलेंगे। और इस लीवर से बनता है एक रस बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीत रस। क्या बोलेंगे? पीत रस, जिसे इंग्लिश में बाइल बोलते हैं। तो इस लीवर से जब पित्त बन जाता है तो यह लीवर देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर की एक थैली है जिसे हम लोग बोलते हैं गाल ब्लेडर। हरे रंग का वास्तव में ही होता है, तो इसे गाल ब्लेडर हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पित्ताशय बोलेंगे। तो इस पित्ताशय के अंदर पित्त भरा होता है। हिंदी में कुछ इस प्रकार बोला जाता है कि पित्ताशय के अंदर क्या भरा होता है? पित्त भरा होता है। तो लीवर हमारा क्या करता है? पित्त को बना देता है, और पित्त जब बनता है तो वह आके नीचे एक छोटी सी थैली होती है, उस थैली का नाम होता है पित्ताशय। इस पित्ताशय में यह आ करके हमारा पित्त भर जाता है, और यहीं से एक पित्ताशय से एक नली निकलती है जिस नली को हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट या पित्त वाहिनी बोलते हैं, हिंदी की बात करेंगे तो। पित्त वाहिनी के सहारे से हमारा चला जाता है छोटी आंत में, और जैसे छोटी आंत में हमारा ये बाइल मतलब ये जाता है तो आमाशय के अंदर, हाँ एक बात और याद रहे, आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वह अम्लीय माध्यम पचता है। किस माध्यम पचता है? अम्लीय माध्यम पचता है। और यहाँ से जब भोजन आंत में जाता है तो यह क्षारीय माध्यम में पचता है। तो यहाँ से जब भोजन निकल के छोटी आंत में जाता है तो ये यहीं से पित्त आकर के इस आंत के अंदर पूरी अम्लीयता को दूर करके पूरे आंत के अंदर का इन्वायरमेंट को क्षारीय कर देता है, क्योंकि आंत के अंदर भोजन क्षारीय माध्यम में पचता है। तो ये बाइल का सबसे मुख्य काम होता है। इसीलिए सुने होंगे कि पित्त के थैली में अगर पथरी हो जाता है तो डॉक्टर उसे काट के अलग कर देता है, जिसके कारण बॉडी पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। उस व्यक्ति को सिर्फ फैटी वसा वाला चीज़ खाने के लिए रोका जाता है कि इसको मत खाइएगा, क्योंकि फैट के ब्रेक डाउन में पित्त का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बस यही एक नॉर्मली काम है, तो इसलिए बिना पित्ताशय का भी आदमी जी सकता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर छोटी आंत में चला गया। इसके बाद देखेंगे ये जो संरचना लगी है इसे बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ पे देखेंगे जो ऐसे घुमावदार कोड़े की तरह संरचना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हाउस्ट्रा बोलते हैं। मैं डिटेल बताऊंगा, यहाँ बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा और इसमें आ भी नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वही नाम रखा है जो आपके लिए ज़रूरी है। इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करके बताएंगे। तो इसे बोलते हैं भाई, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पे देखिए फिंगर लाइक संरचना, इसे अपेंडिक्स बोलेंगे। इतना सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ। अपेंडिक्स बड़ी इंटेस्टाइन का एक अंगुली की तरह संरचना होती है जो हमारे इस समय अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि अपेंडिक्स जो होता है ये हमारे पूर्वजों में कार्यरत था, मतलब काम करता था,
ठीक है। काम क्या करता था, इसके बॉडी में बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलवाल का पाचन करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो इसीलिए घास पत्तियाँ हरी खा पाते थे और हम लोग नहीं खा पाते, हम लोग उसे बॉईल करके खाते हैं। तो इसी के अंदर अब बैक्टीरिया नहीं रहता है तो हम लोग इसलिए हरी घास को नहीं खा सकते हैं। हमारे पूर्वज खा पाते थे क्योंकि इनके अपेंडिक्स के अंदर बैक्टीरिया होते थे जो सेलुलोज पाचन करने वाले एंजाइम का स्राव करते थे। तो ये अपेंडिक्स अब अवशेषी अंग के रूप में है। यही अपेंडिक्स टूट जाता है आफ्टर 40 ईयर्स, इसके पहले नहीं टूटता है। अब तो कुछ भी हो सकता है, कोई नियम कानून सब फेल है आज के टाइम में। वैसे 40-45 वर्ष के बाद ये अपेंडिक्स वाला पार्ट टूट करके बेली के बाहरी सतह पे चिपक जाता है, अंदर से बाहर, बाहर नहीं आ जाएगा, अंदर से बाहर वाले पे चिपक जाता है। तो वहाँ पर बहुत काफ़ी पेन होता है और ऑपरेशन के जरिए इसी पार्ट को निकाल देंगे तो वो पेन ठीक हो जाता है। तो उसी को लोग बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ है, अपेंडिक्स का। तो ये वही वाला पार्ट है। इधर देखिए ये जो कोलन बना है, इस नाम नहीं मैंने लिखा है, लिख दूंगा इसके बाद बाल बताऊंगा। तो इस कोलन को हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग। क्या बोलते हैं, एसेंडिंग। और वही क्रम इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र कोलन, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। तो 3 तरह के इसमें ये जो कोलन बने होते हैं, इसे एसेंडिंग बोलते हैं, इसे ट्रांसफ़र बोलते हैं, इसे डिसेंडिंग बोलते हैं। इसका जो आखिरी वाला पॉइंट होता है इसे रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम, जिसे हिंदी में मलाशय बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉडी उतना ही भोजन को एब्जॉर्ब करती है जितनी इसकी कैपेसिटी होती है। आप जानबूझ के 4-5 प्लेट खा जाइए या 10 प्लेट खा जाइए, बॉडी की जितनी क्षमता होगी उतने ही को पाचन करेगी, उतने ही भोजन को अवशोषित करेगी, बाकी लोगों को क्या करेगी, खराब पदार्थ के रूप में बॉडी से बाहर कर देगी। तो इसलिए ज़्यादा खाना माने नहीं रखता है कि बॉडी आप कितना भी खा लीजिए, बॉडी अपनी इच्छा से ही काम करेगी, अपनी इच्छा बराबर ही भोजन को लेगी। ठीक है, तो ये याद रहे। तो पाचन तंत्र के ऊपर ज़्यादा लोड वगैरह ना दें, ठीक है, कि ये पाचन तंत्र ही फेल हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा मशीन होता है बॉडी के अंदर, अगर ये फेल कर जाएगा तो पूरा पर्सनालिटी बिगड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा पाचन तंत्र है। तो अब आइए देखिए, इसमें से हम लोगों को एक एक पार्ट पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग पड़ेगा बकल कैविटी। बकल कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बकल कैविटी को हम लोग बोलते हैं मुख्य गुहा। क्या बोलेंगे, मुख्य गुहा बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हटाए, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इस वाले को हम लोग बाहर करेंगे तो बकल कैविटी को हम लोग बोलते हैं भाई मुख्य गुहा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बकल कैविटी। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य गुहा, मुख्य गुहा। ठीक है, अब मुख्य गुहा के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके अंदर पार्ट होता है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है। तो जैसे मैं कह दूँ फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, उसके अंदर भाई टीथ होता है। क्या होता है, टीथ यानी दांत होता है, यह पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमारा टंग होगा। क्या होगा, टंग। और तीसरे नंबर पे हमारा होगा सलाइवरी ग्लैंड। क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड। तो मुख्य गुहा के अंदर कौन कौन सा पार्ट हो गया, दांत होता है, जीहा होता है और हमारा लार ग्रंथि होता है। तो 3 होते हैं। तो इस बकल कैविटी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर एक एक को पढ़ते हुए आएंगे। तो बकल कैविटी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टीथ। तो टीथ को पढ़ना स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसके बारे में बताया जाएगा, टीथ के बारे में। किसके बारे में बताया जाएगा, टीथ के बारे में। तो डायरेक्टली देखिए, जो मैन के अंदर टीथ होता है, जो मैन के अंदर दांत होता है, इस दांत को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। मतलब मैन क्या होता है, यह हेट्रोडॉन्ट होता है। क्या होता है, हेट्रोडॉन्ट होता है। हेट्रोडॉन्ट का मतलब होता है विषम दंती होता है। क्या होता है, विषम दंती होता है। और विषम दंती का मतलब ये होगा कि मनुष्य के अंदर सारे दांत एक समान नहीं होते हैं, मतलब कई टाइप के दांत पाए जाते हैं। तो इसमें टोटल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो दांत पाए जाते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो जैसे मैं कह दूं कि इंसीजर, क्या होता है, इंसीजर होता है। दूसरे नंबर पे हमारा कैनाइन होता है।
तीसरे नंबर पे हमारा मोलर होता है और इसके बाद हमारा होता है प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर। तो इसीलिए मैन को कहा जाता है कि ये विषम दंती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोडॉन। तो हेट्रोडॉन का मतलब हो गया विषम दंती, और विषम दंती का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा यहाँ पर जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होगा। कहने का मतलब ये है। तो कौन मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो भाई 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसीजर, कैनाइन, इसके बाद होता है मोलर, प्रीमोलर। 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हमारा होता है, यानी प्रीमोलर फिर मोलर होता है। ये हमारा हो जाएगा 4 प्रकार का दांत होता है। अब इसमें एक वर्ड आता है, जैसे ये हो गया हेट्रोडॉन। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा हमारा यहाँ पे दांत आएगा, तो अगला जो हमारा दांत आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा, यही मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है, हेट्रोडॉन। और हेट्रोडॉन का मतलब हो गया भाई कि कई प्रकार का होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नंबर आएगा दूसरे वाले का, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि थीकोडॉन। एक वर्ड आता है थीकोडॉन। देखिए ये सब वर्ड ही पता रहे। थीकोडॉन, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा दांत होता है यह जबड़े में धंसा रहता है। कि जैसे मैं कह दूं कि ये, जैसे मैं कह दूं ये हमारा दांत है, यहाँ पे दांत ही बना लीजिए, ये हमारा दांत है।